Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I am your commercial geography teacher Professor Naveed Ali. Let's start our 9th lecture of chapter Natural Vegetation. आज के दिन का जो हमारा लेक्चर है वो है गवर्नमेंट मेजर्स फॉर प्लांट कंजर्वेशन के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती इक़दामात। इस वक्त क्योंकि हम लोग पाकिस्तान का हिस्सा पढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारे माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात कर रही है उसके मुतल्लिक जो है वो चंद एक पॉइंट जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस प्रोग्राम को 1992 में और 93 में ये फाइनलाइज़ किया गया था कि जिसको 25 इयर्स का टाइम पीरियड जो है वो दिया गया कि भाई 25 इयर्स के अंदर अंदर हम लोगों ने किस तरह से जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये फॉरेस्ट को डेवलप करना है, नेचुरल वेजिटेशन को दोबारा से उसको मेंटेन करना है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो इक़दामात किए उनमें सबसे पहला आ जाता है ट्री प्लांटेशन कैंपेन। हमारी हुकूमत हर साल 2 दफ़ा ये कैंपेन चलाती है, एक मानसून सीज़न में और एक स्प्रिंग सीज़न में। कि जब मानसूनी सीज़न जिस तरह से कि समर सीज़न में आप लोगों को पता है कि जो विंड्स बे ऑफ बंगाल से ब्लो करती हुई बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान इन कंट्रीज़ को क्रॉस करते हुए जब पाकिस्तान में आती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें बरसाती है, एनवायरनमेंट भी ठीक हो जाता है, हमारा क्लाइमेट जो है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाता है, अच्छा सीज़न मिल जाता है जिसके अंदर प्लांट्स को लगाना और उनकी ग्रोथ हासिल करना वो इजी हो जाता है। प्लांट इजीली जो है वो ग्रो कर जाते हैं और अच्छे ग्रो करते हैं। अब हमारी हुकूमत क्या करती है कि इन सीजन्स के अंदर जो कि मानसून का और स्प्रिंग सीज़न जो है इन दोनों के अंदर डिफरेंट कैंपेन्स चलाती है कि लोगों को अवेयर किया जाता है, उनको बताया जाता है ये प्लांट्स लगाएंगे तो क्या उनके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट एरियाज़ में आप लोगों ने अक्सर ये कुछ बैनर्स वगैरह भी देखे होंगे कि जी दरख्त लगाएं, बख्त जगाएं। 40 ट्रीज़ जो है वो इतने बच्चों के लिए जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, या दरख्त लगाएं और जन्नत में घर बनाएं, लाइक दैट इस तरह की कैंपेन चलाई जाती हैं, बैनर्स लगाए जाते हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है। इसके बाद फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है कि जैसे पेशावर फॉरेस्ट कॉलेज जो है वो बाकायदा बनाया गया हुआ है, इसी तरह से बहावलपुर रिसर्च लैब बनाई गई हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर एक सूटेबल क्लाइमेट जो है वो रहता है थ्रू आउट द ईयर, यानी कि बाहर का मौसम जैसा क्लाइमेट होता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रीज़ जो है वो उनको कल्टीवेट करना, उनको लगाना, उनकी प्लांटेशन करना ये इजी होता है। तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो है इन चीज़ों को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रही है। फिर एनकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, हमारी गवर्नमेंट जो है इसके पास जितने भी ये पाकिस्तान का टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका 67% हमारी गवर्नमेंट के पास है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी पार्टिसिपेशन ओनली 33% है। अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या कहती है कि प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करती है, उनको डिफरेंट मेथड्स बताती है, उनको फ्री में जो है वो प्लांट्स वगैरह प्रोवाइड करती है, जिससे वो एरियाज़ के फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि भाई कोई प्राइवेट कॉलोनी बन रही है तो उसके अंदर भी गवर्नमेंट जो है वो क्या कहती है कि भाई उनको एक डिफरेंट वेज़ में बताती है कि भाई आप सड़कों के किनारे पे दरख्त लगा दें, आप घरों के बाहर लगा दें, ठीक है, तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे। यहाँ तक कि जो कोई अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर कोई प्लॉट वगैरह भी ख़रीदते हैं तो प्लॉट ख़रीदने के बाद वो ज़ाहिर बात है कि 1-2 साल तक जो है वो इन्वेस्ट करके थोड़ा सा टाइम पीरियड के लिए जो है उसको खाली छोड़ देते हैं कि जी 2 साल के बाद जो है मैं इसको बेचूंगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अब जिन जगहों पर ये लोग प्लॉट ख़रीदने के बाद उसको खाली छोड़ देते हैं तो गवर्नमेंट जो है उनको भी इनकरेज करती है कि भाई आप क्या करें कि उन खाली प्लॉट्स के ऊपर जो है वो उस वक्त तक ट्रीज़ लगा दें। जब आप सेल करेंगे एक तो प्लॉट की कीमत तो आप लेंगे, उसके अलावा उन्हीं ट्रीज़ को आप काट के जो है वो ट्रीज़ का पैसा भी जो है वो हासिल कर सकते हैं, जिससे आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और उनकी ट्रेनिंग वगैरह ये चीज़ें जो है प्रोवाइड करके डिफरेंट एरियाज़ में ये प्लांटेशन करवा रही है। फिर लेजिस्लेशन है, कानून बनाए गए हुए हैं इसके हवाले से कि भाई अगर कोई भी इल्लीगल फॉर्म में कोई ट्रीज़ की कटिंग करता है तो वो ज़ाहिर बात है कि गवर्नमेंट ने जो है उसकी डिफरेंट पनिशमेंट्स, डिफरेंट फ़ाइन्स वगैरह, ठीक है, वो रखे हुए हैं।
डिफरेंट प्लंटीज रखी हुई हैं। अब गवर्नमेंट ने डिफरेंट कवानीन बनाने के बाद जो है वो उसको, जैसे मैं अभी रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया है कि जो भी न्यू कॉलोनी बनेगी उसके अंदर जो है वो जो भी घर बनाया जाएगा उसके अंदर कम से कम जो है वो 2 ट्रीज़ उनकी प्लांटेशन की जाएगी। ठीक है, अब ये कानून बना दिया गया। अब ज़ाहिर बात है कि कोई भी न्यू कॉलोनी बनेगी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी रखी जाएगी, उस घर के अंदर इतनी जगह रखी जाएगी कि जहाँ पर वो 2 दरख्तों को ईजीली लगा सके। इससे भी प्लांटेशन जो है वो इंक्रीज़ करती है। इसके अलावा अगर कोई इलीगली इसको कट करता है तो उसके हवाले से भी इसकी पनिशमेंट है। इसके बाद एजुकेशन एंड अवेयरनेस है कि लोगों को अवेयर करना होता है कि ट्रीज़ लगाए हुए हैं, ठीक है, लोग उसको बेद रहे काट रहे हैं तो क्यों काट रहे हैं, उनको उसका सब्सटीट्यूट बताया जाए। और अगर वो कोई ट्री काट रहे हैं तो उसकी जगह पर वो मुख्तलिफ और मज़ीद जो है उसके सीड्स लगाएं या उन प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स जो है वो वहाँ पर और प्लांटेशन कर दें, ताकि एक दरख्त अगर काटा है तो 3 या 4 अगर आपने छोटे पौधे लगाए हैं तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो है वो भी बड़े दरख्त बन जाएंगे। उनमें से अगर 2 भी प्लांट जो है वो चल पड़ते हैं तो इट मीन कि भाई आपकी वो कंपलसेशन हो जाती है कि जो आपने ट्री काटा था उसकी जगह पर नया आ गया। अब लोगों को अवेयर करना पड़ता है कि भाई ये ट्रीज़ आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, इसकी लकड़ी बेदरे काटेंगे तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, लैंड स्लाइडिंग है या आप लोग ये कह सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन की शॉर्टेज जो है वो हमें फेस करनी पड़ती है, वो इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो टोटली चेंज हो जाती हैं। ठीक है, वहाँ पर एनिमल हैबिटेट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, आपको नेचुरल इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो सारा सिस्टम। अब लोगों को अवेयर करना ये भी जो है गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ में रखा था। रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारी गवर्नमेंट जो है वो ज़रूरी शोबे में मुख्तलिफ़ रिफॉर्म्स, मुख्तलिफ़ कवानीन जो है उनको पास कर रही है। इन रिफॉर्म्स को अगर देखा जाए तो 1959 में जनरल अयूब ख़ान जब फर्स्ट मार्शल लॉ लगा था उस वक्त जो है वो फर्स्ट रिफॉर्म्स जो है वो प्रेजेंट किए गए थे, पास किए गए थे, जिनके अकॉर्डिंग टू जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया को डिवाइड कर दिया गया था। हर एक जो लैंडलॉर्ड है उसकी जो ज़मीन है उसको एक स्पेसिफिक पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करने के बाद जो है कुछ हिस्सा उस लैंडलॉर्ड को दे दिया गया था और कुछ हिस्सा जो है वो मज़ारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, ताकि जो एरिया ब्लैंक पड़ा हुआ है उसको रीयूज़ किया जा सके और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाया जा सके। अब इन रिफॉर्म्स को जो है 1959 में जनरल अयूब ख़ान के टाइम पीरियड में, 1972 में मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पीरियड में और 1977 मिस्टर ज़ियाउल हक के टाइम पीरियड में जो है ये प्रेजेंट किया गया था। फिर इसके बाद लीनियर प्लांटेशन है, ये भी एक कैंपेन चलाई गई कि भाई ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास बहुत बड़े फील्ड हैं और वो खाली अगर पड़े हुए हैं तो वहाँ पर वो प्लांटेशन करेगा तो कोई ट्रीज़ वगैरह लगेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज़ जो है वो पास की थी, ये रिफॉर्म्स पास किए थे कि भाई हम लोग लाइंस की शक्ल में, अब लाइंस की शक्ल में कहाँ पे लगाया जा सकता है, कितारों की शक्ल में कहाँ पे लगाए जा सकते हैं, वो हमारे पास सड़कें हैं या कैनाल्स हैं या रिवर्स हैं, कि जो दरिया हैं उनके किनारों पर ये ट्रीज़ लगा दिए जाएँ ताकि उनके बैंक्स जो हैं, किनारे जो हैं टूटे ना और वो उसी दरिया का हिस्सा ना बन जाए। ठीक है, वहाँ पर ट्रीज़ लगा दिए गए ताकि जो है वो सॉइल एरोजन कम से कम हो। फिर इसी तरह से कैनाल्स के किनारों पर लगा दिए गए ताकि वाटर जो ज़मीन के अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है उससे वाटर लॉगिंग ना हो पाए, उस वजह से भी लगा दिए गए। और सड़कों के किनारों पर लगा दिए गए ताकि सड़कें ना टूटें, सॉइल जो है वो इरोड होकर जो है सड़कें ना टूटें और उनके किनारों। अब इससे क्या हुआ कि एक तो आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिल गया, सेकेंडली आपको सीनिक ब्यूटी मिल गई, ठीक है, आपको एक अच्छे मनाजर मिल गए, और थर्डली क्या है कि आपकी सॉइल इरोजन की जो डिज़ीज़ है, ठीक है, जो प्रॉब्लम है उसको नहीं फेस करना पड़ेगा इसमें। तो लीनियर प्लांटेशन जो है ये भी कैंपेन का हिस्सा रखा गया। इसके बाद इंसेंटिव्स हैं कि गवर्नमेंट ने बाकायदा जो है फार्मर्स को इंसेंटिव्स देने का भी इसमें जो है पॉलिसी एक पास की कि अगर फार्मर कोई ट्रीज़ वगैरह लगाते हैं तो उसमें से कोई स्पेसिफिक ट्रीज़ हैं वो अगर गवर्नमेंट को सेल करते हैं तो वो उसमें अगर मार्केट में सेल करने के लिए जा रहा है तो गवर्नमेंट उससे बेहतर उसको पेमेंट करके वो ख़रीद लेती है ताकि उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, फिर इसी तरह से कुछ ब्लैक एरियाज़ अगर पड़े हुए तो गवर्नमेंट जो है बाकायदा उसको रेंट पर जो है वो ले लेती है उस जगह को, और वहाँ पर जो है वो ख़ुद से ट्रीज़ लगाकर उसकी प्लांटेशन जो है वो इंक्रीज़ करती है। फिर इसी तरह से इनमें कंपटीशंस भी करवाए जाते हैं
कि गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट फार्मर्स के दरमियान में कंपटीशन करवाती है कि भाई अगर किसी ने कोई अच्छे ट्रीज़ लगाए हुए हैं, ज़्यादा ट्रीज़ लगाए हुए हैं, तो बाकायदा जो है वो उनको इस हवाले से भी इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि भाई उनको इनाम के तौर पर जो है कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जो है वो प्राइजेज़ वगैरह देती है। फिर इरीगेटेड प्लांटेशन है। गवर्नमेंट ने ये भी एक अपनी पॉलिसी का हिस्सा रखा कि जहाँ जहाँ पर कैनाल सिस्टम मौजूद है, कि जैसे पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो दुनिया के बेस्ट वन इरीगेटेड सिस्टम जो है उसमें से एक सिस्टम जो है पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान का 82% एरिया जो है, यानी कि जो लैंड एरिया है जहाँ पर हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं, वहाँ पर जो है वो 82% एरिया के ऊपर हमने कैनाल्स वगैरह ट्यूबवेल्स के थ्रू, स्प्रिंकलर्स के थ्रू, या छोटी बड़ी कैनाल्स हैं या वेल्स हैं या जिस तरह से भी है, हम लोग ने वहाँ तक पानी पहुँचा दिया हुआ है। अब जिन एरियाज़ में पानी तो गुजर रहा है लेकिन वहाँ पे प्लांटेशन नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भाई वहाँ पर इरिगेशन के थ्रू जो है प्लांट्स लगाकर उस एरिया को भी फर्टाइल कर लिया हुआ है, उस एरिया को भी रिक्लेम कर लिया हुआ है, रीयूज़ कर लिया हुआ है। अब इसकी एग्जांपल जो है वो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में भी दी जा चुकी हुई है कि जिसमें मैंने इसकी पाकिस्तान के अंदर ये नेचुरल वेजिटेशन की टाइप्स बताई थी कि इरीगेटेड फॉरेस्ट में, जिसमें सबसे बड़ा इरीगेटेड फॉरेस्ट जो आपको पता है कि भाई जो आपाशी के ज़रिए लगाया गया हुआ है वो छांगा मांगा है, ठीक है, जो नियर लाहौर आप लोगों ने देखा होगा, एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है जिसको साउथ एशिया का सबसे बड़ा ये फॉरेस्ट जो है वो कहा जाता है। फिर इसी तरह से चीचा वतनी है, गुड्डू बैराज है, बहावलपुर है, हैदराबाद का एरिया है, इन एरियाज़ में जो है इरिगेशन के थ्रू जो है प्लांटेशन की गई हुई है। इसके बाद टेक्निकल कोऑर्डिनेशन है कि प्लांट्स लगाना, पाकिस्तान आपको पता है कि भाई एक बैकवर्ड कंट्री है, इतना अभी डेवलप नहीं हुआ, डेवलपिंग है कि अभी डेवलप हो रहा है। अब डेवलपिंग होने की वजह से यहाँ पर जितनी भी प्लांटेशन की जाती है उसमें से 70% प्लांटेशन जो है वो कन्वेक्शनल फॉर्म में की जाती है, ट्रेडिशनल फॉर्म में की जाती है, रवायती तरीक़ों से की जाती है। अब रवायती तरीक़ों से करना और एक टेक्निकल वे में करना, इसमें बहुत डिफरेंस है। टेक्निकल वे में करेंगे तो अच्छी उसकी प्लांटेशन हो जाती है, आप उसको अच्छी खुराक दे देते हैं, आप अच्छे तरीके से उसको लगा लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग ट्रेडिशनल वे में करेंगे तो 10 प्लांट लगाते हैं तो उसमें से 2 या 3 जो है वो ग्रो कर पाते हैं, बाकी जो है ख़राब हो जाते हैं। अब इस चीज़ के लिए भी जो है गवर्नमेंट जो है इसमें कोऑर्डिनेट कर रही है कि हमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स वगैरह प्रोवाइड करती है, उसमें कोऑर्डिनेशन करके जो है हमारी प्लांटेशन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो पूरे का पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, जो नेचुरल वेजिटेशन का चैप्टर पढ़ा है जिसमें वर्ल्ड एंड पाकिस्तान दोनों को डिस्कस किया है, इनके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, और उनको कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, उनमें क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, उसके हवाले से जो है हम लोग इसमें बात करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बेटा, इसके बाद आ जाते हैं कि भाई चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोबारा से देख रहे हैं हम लोग कि भाई इसमें हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह किए हैं, इनको थोड़ा सा जो है वो हम लोग इस वक्त डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था इसमें कि इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, कि दुनिया और पाकिस्तान इसके अंदर कुदरती नबातात की अहमियत क्या है, जिसको एक बहुत लॉन्ग डिटेल में, जो आप लोगों के माइंड में भी बहुत से पॉइंट्स आए होंगे, मैंने भी यहाँ पर जो है वो तकरीबन 15-16 पॉइंट्स जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे कि ये इस तरह से अगर किया जाए तो ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के और वर्ल्ड के लोगों के लिए जो है वो इतने बेनिफिशरी हो सकती हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। हम सब ने पढ़ा है, यहाँ पर मैपिकल व्यू भी दिया था मैंने कि भाई दुनिया के अंदर देखा जाए तो फॉरेस्ट, नेचुरल वेजिटेशन के अंदर फॉरेस्ट जो है, डेजर्ट वेजिटेशन जो है, ग्रासलैंड जो है, ये डिफरेंट फॉर्म्स में है। कहीं पे ग्रासलैंड्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कहीं पे डेजर्ट वेजिटेशन प्रोमिनेंट है और कहीं पे फॉरेस्ट प्रोमिनेंट है। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए तो इक्वल नहीं है, इवन नहीं है, अनइवन है, ठीक है। अब वो अनइवन क्यों है, उसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट फैक्टर्स देखे थे, जिसमें मैंने फिजिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बात की थी। फिजिकल फैक्टर्स का बताया था कि जो नेचर की तरफ से है, अगर नेचर चाहेगी तो वहाँ पर फॉरेस्ट उगाएगा या ग्रासलैंड होगा या डेजर्ट वेजिटेशन होगी, यहाँ कोई भी चीज़ नहीं होगी, ठीक है। और जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस आ जाता है कि जिसको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन पे नहीं,
उसको हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे कि अगर ह्यूमन कोई कैपिटल प्रोवाइड करता है, उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करती है, उसके अलावा इसमें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, उसके अंदर जो है वो अच्छे सीड्स वगैरह लगाए जाते हैं, अच्छे प्लांट्स लगाए जाते हैं, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स वगैरह देती है, तो तब जो है वहाँ पर जो है प्लांटेशन की जा सकती है। इन चीज़ों को हमने इसमें डिस्कस किया था। फिर उसके बाद है डिफाइन ग्रासलैंड्स एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। फिर हमने घास के मैदान इनके को डिफ़ाइन किया था, इनको समझा था। समझने के बाद जो है फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स को पहले 3 बेसिक टाइप्स में, फिर उसके बाद उन्हीं के अंदर जो है वो 8 एग्जाम में जो है उसको हमने तकसीम किया था। फिर इसके बाद डिफाइन डेजर्ट वेजिटेशन एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स कि सहराई नबातात से क्या मुराद है, इनकी इकसाम बयान करें। इसमें हम लोगों ने डेजर्ट को स्पेशली जो है वो समझने की कोशिश की थी कि डेजर्ट क्या होता है। हम लोग हर उस चीज़ को डेजर्ट नहीं कहेंगे कि जहाँ पर रेत है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, गर्म हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ धूप होती है, उस जगह को हमने देखा था कि डेजर्ट नहीं कहेंगे। और इसको डेजर्ट अगर हमारे माइंड में आता भी है तो वो सिर्फ इस वजह से कि हम लोग टेलीविज़न के ऊपर ये चीज़ें देखते हैं कि भाई टेलीविज़न में दिखाया जा रहा है कि भाई डेजर्ट जो है वो ऐसा होता है कि जिसके अंदर सैंड स्टोन्स हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो सैंड पड़ी हुई है, सैंड ड्यून्स नज़र आएंगे आपको, वहाँ पर कैमल चलता हुआ नज़र आएगा, बैरन एरिया नज़र आएगा, उसके अंदर कोई भी बुशेज़ आपको नहीं नज़र आ रही, कोई भी ट्रीज़ नहीं नज़र। हमें मोस्टली ये चीज़ देखकर हमारे माइंड में ये चीज़ बैठी होती है कि हाँ डेजर्ट ये ऐसा है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्योंकि हम लोग ख़ुद भी, पाकिस्तान जो है वो ख़ुद भी एक ऐसे एरिया में है जहाँ पर दुनिया के बड़े डेजर्ट्स में से एक डेजर्ट जिसको थर डेजर्ट कहते हैं वो मौजूद है, जो हॉट डेजर्ट है। फिर इसी तरह से हम लोग खादान डेजर्ट की बात करें, वो भी हॉट डेजर्ट और ड्राई है, टोटली एरिड है। और इसी तरह से थर डेजर्ट को देखा जाए तो ये भी इसी कंडीशन का है। तो जिसकी वजह से हमारे माइंड में भी यही बैठा हुआ है कि डेजर्ट इसको कहते हैं। लेकिन हम लोगों ने डेजर्ट किसको देखा था, किसको आइडेंटिफाई किया था कि ऐसी जगह जहाँ पर 10 इंच से कम बारिश होती है, चाहे वो गर्म इलाके हैं चाहे वो कोल्ड एरियाज़ हैं, कि जिसमें हमने एग्जांपल दी थी एंटार्क्टिका की, जो जिसका 98% एरिया जो है वो आइस शीट से ढका हुआ है और सिर्फ 2% एरिया है कि जो रॉक्स हैं और उसके ऊपर भी कोई प्लांटेशन नहीं है। अब उसको डेजर्ट क्यों कह रहे हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है। क्यों डेजर्ट कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी प्रेसिपिटेशन इनके रेनफॉल या स्नोफॉल जो है वो 10 इंचेस से कम होती है। इस चीज़ को हम लोगों ने समझा था कि भाई ये क्या होता है डेजर्ट। फिर हमने वर्ल्ड के बिगेस्ट डेजर्ट्स को आइडेंटिफाई किया था, फिर उन डेजर्ट्स की लोकेशंस को देखा था, फिर उन डेजर्ट्स के अंदर जो वेजिटेशन है उनको देखा था, फिर उसके करैक्टरिस्टिक्स वगैरह देखे थे। फिर इसके बाद पाकिस्तान के हिस्सा में से जो पाकिस्तान के ये नेचुरल वेजिटेशन है उसमें हमने देखा था कि भाई पाकिस्तान में नेचुरल वेजिटेशन की या वेजिटेशन की टाइप्स क्या हैं, नेचुरल वेजिटेशन की नहीं, वेजिटेशन की टाइप्स क्या हैं, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों आ जाती हैं। उनको भी हम लोगों ने तकरीबन 8-10 टाइप्स में जो है वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया था और उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। फिर आज हम लोगों ने डिस्क्राइब द गवर्नमेंट मेजर्स फॉर प्लांट कंजर्वेशन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर इन पौधों के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके हवाले से आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये 7 इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग बनते हैं, जिसको हम लोग ने लर्न करना है, इसको याद करना है और अच्छे तरीके से समझने के बाद जो है वो आगे लाइफ में इनको यूटिलाइज़ करना है। इसके बाद चलते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके बेटा, इन लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन में हम लोगों ने बहुत से पॉइंट्स जो है, जो इंट्रोडक्शन में हर एक क्वेश्चन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले होता है, उन इंट्रोडक्शंस में किए हुए हैं, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जिसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं स्टूडेंट्स को, वो ये है कि नेचुरल वेजिटेशन के अंदर सारा कुछ याद करने के बावजूद, पढ़ने के बावजूद, लेक्चर भी अटेंड कर लिए, सारा कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कन्फ्यूजन्स आ जाती है कि व्हाट आर द नेचुरल वेजिटेशन। कि नेचुरल वेजिटेशन को हमने पढ़ा था कि दोज वेजिटेशंस विच ग्रो नेचुरली विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग आर नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। और इसकी एग्जाम्पल के तौर पर क्या था, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हैं और डेजर्ट वेजिटेशंस हैं। इनके वेजिटेशन प्लांट्स को कहते हैं। लेकिन जो कन्फ्यूजन आती है, जो स्टूडेंट्स जो है वो इसको गलत फॉर्म में कहे जाते हैं,
वो डेफिनेशन तो याद की होती है कि दोज वेजिटेशन, कैसी नबातात जो बग़ैर किसी इंसानी अमल दखल के उगे उन्हें कुदरती नबातात कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर कन्फ्यूजन्स क्या कहते हैं कि जब एग्जांपल्स देते हैं तो वो प्लांट्स के नाम लिखने की बजाय वो जंगलात के साथ साथ पहाड़, मैदान, मादनियात, वो इनके नाम लेना शुरू कर देते हैं। तो ये प्लांट्स नहीं है, ये माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, डेजर्ट्स वगैरह ये कोई प्लांट्स नहीं है बेटा, ठीक है। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये एक क्वेश्चन जो है जिसमें कन्फ्यूजन आती रहती है और स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, तो इसमें आप लोगों ने स्पेशली ख्याल करना है। इसके बाद हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन के हवाले से बहुत से MCQs इसमें किए हुए हैं। फिर हम लोगों ने इसके अंदर जो है इनकी डिफरेंट टाइप्स को किया था कि नेचुरल वेजिटेशन कितनी टाइप्स की होती हैं। फिर हम लोगों ने फॉरेस्ट जो है उनके मतलब पढ़ा था, उनकी कितनी डिवीजन्स हैं, कितने % होने चाहिए अगर डेवलप कोई कंट्रीज़ है, और जो कोई भी कंट्री है उसके हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई 20 से 25% रकबे पर जो है वो जंगलात होने चाहिए। लेकिन उसका कंपैरिजन अगर पाकिस्तान के साथ किया जाए तो वो 5% है। इंडिया में 20% मौजूद है। इंडिया के 20% एरिया के ऊपर जो है वो नेचुरल वेजिटेशन मौजूद है। फिर कनाडा को हमने देखा था 10% है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को देखा था 3% है, ठीक है। यानी कि इन चीज़ों का होना किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके कितने % होना चाहिए? 20 से 25%। और जो ज़मीन के ऊपर मौजूद है वो सिर्फ 25 से 30% है। और इसकी एग्जांपल हमने प्री हिस्ट्री की भी दी थी कि 11,000 ईयर्स अगो जो है वो ओनली हमारे पास ये 45% एरिया जो है वो कवर्ड था बाय नेचुरल वेजिटेशन। तो बहरहाल ये कुछ हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। फिर इसके अलावा हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी बनते हैं कि जो एवरग्रीन की आपको डिटेल पूछ सकता है, उसके ट्रीज़ के नाम पूछ सकते हैं, इसके करैक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं, इसका क्लाइमेट पूछा जा सकता है, ठीक है, उसकी लोकेशन पूछी जा सकती है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फिर इसी तरह से अगर हम लोग ग्रासलैंड्स में आएंगे तो ग्रासलैंड्स किसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन है। ग्रासलैंड्स की टाइप्स के नाम पूछे जा सकते हैं, ग्रासलैंड्स के करैक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं, ग्रासलैंड्स के अंदर प्रोफेशंस क्या हैं वो पूछे जा सकते हैं। फिर इसी तरह से डेजर्ट वेजिटेशन में आएंगे तो उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो डेजर्ट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डेजर्ट वेजिटेशन की पूछी जा सकती है। फिर इसी तरह से हमसे डेफिनेशंस जो है वो पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से हॉट डेजर्ट्स हैं, कौन कौन से कोल्ड डेजर्ट्स हैं, कौन से इक्वेटर के पास हैं, कौन से ये नॉर्थ पोल के पास है, कौन से कोल्ड है, कौन से हॉट है। इस तरह से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फिर पाकिस्तान में आएंगे तो पाकिस्तान के हवाले से भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में कौन कौन से नेचुरल फॉरेस्ट हैं, कौन कौन से आर्टिफिशियल हैं, कौन से प्रोडक्टिव हैं और कौन से प्रोटेक्टिव हैं, ये पूछा जा सकता है। फिर पाकिस्तान में कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनके नाम जो है वो इकट्ठे पूछे जा सकते हैं। फिर किसी भी एक टाइप के मतलब जो है डिटेल पूछी जा सकती है, वो भी 2 मार्क का जो है वो आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसी तरह से आप लोगों का ये जो गवर्नमेंट मेजर्स हैं इसके हवाले से भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं कि भाई इनके हेडिंग्स पूछी जा सकती हैं, इनके पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, या किसी एक पॉइंट को जो है वो कहेगा कि भाई इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दें। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि जो आपके इस चैप्टर में थे। और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोगों को 7 लॉन्ग क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत से MCQs टाइप के 1 मार्क के जो है वो पॉइंट्स करवाए हुए हैं आप लोगों को। तो आप लोगों ने इसको याद रखना है। ये हमारे नेचुरल वेजिटेशन जिसमें वर्ल्ड एंड पाकिस्तान दोनों को हम लोगों ने पढ़ा है, उसका आज लास्ट लेक्चर था। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।